Gram-Schmidt basically, we know it is a method which converts this independent set into another independent set which is also orthonormal to each other, orthogonal, सॉरी, ठीक है। तो ये ग्राम-श्मिट कर देता है। अब देख लेना, इसका डॉट प्रोडक्ट तो 4 था ना इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है। फिर एक और स्टेप होता है, ये ऑर्थोगोनल है, बाज़ औक़ात हमें ऑर्थोनॉर्मेलिटी की जरूरत होती है। तो ऑर्थोनॉर्मेलिटी तो सिंपल होता है, जो भी वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 0, 0, 3 का मैग्नीट्यूड है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 0, 0, 1 आ जाएगा। जबकि ये वाला जो है 1/√2 एंड 0। तो ये जस्ट ए बेसिस है, ये ऑर्थोगोनल बेसिस है, और ये नीचे वाली क्या है भाई, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। ये हमने सारी चीजें कर ली थी लास्ट टाइम। और मेरे ख्याल है हमने ये भी कर लिया था विच इज कॉल्ड QR फैक्टराइजेशन। उसका एक क्वेश्चन करना है हमने। चलिए इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, इस QR को। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि जिस तरीके से अब पॉलिनोमियल को आप कर सकते हैं ना, क्या फैक्टराइज, एक इंटीजर को भी फैक्टराइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स। इसी तरीके से मैट्रिसेस भी जो है ना वो की जा सकती हैं फैक्टर फॉर्म में। इसके बड़े बेनिफिट्स भी हैं। तो जैसे मिसाल के, लेकिन इसमें एक शर्त ये होती है कि ये जो मैट्रिक्स है ना गिवन, उसके जो कॉलम है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, जैसे कि ये है, ये था ना हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले ये जाएगा ऑर्थोगोनल में, फिर ऑर्थोगोनल से ऑर्थोनॉर्मल में आएगा। तो ये जो कॉलम्स है ना, इसी को अगर आप एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लें तो यही क्यू होती है आपकी। इसमें टाइपो था लास्ट टाइम, फिर बताता हूँ, ये ऑर्थोगोनल नहीं है, ये क्या है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। यानी क्यू के लिए ना ये वाले कॉलम नहीं चलेंगे, इसलिए कि ये कॉलम क्या है, ऑर्थोगोनल है। जबकि यहाँ पे टाइपो है, ये ऑर्थोगोनल नहीं है, ये क्या है, ऑर्थोनॉर्मल है। तो ये वाले जो कॉलम है ना, मतलब ये नहीं चलेंगे क्यू के लिए, बल्कि सॉरी, एक जो दरमियानी स्टेज थी ना जो मैंने अभी लिखी थी थोड़ी देर पहले, 1, 1, 0 और 0, 0, 3, अलग ही ऑर्थोगोनल है, लेकिन ये नहीं चलेंगे इसलिए कि ये जो थ्योरम है ये टाइपो है, इट्स नॉट ऑर्थोगोनल, इट इज ऑर्थोनॉर्मल। तो ये वाले फॉर्म क्या करेंगे, क्यू फॉर्म करेंगे। और उसके बाद जब ये क्यू आ जाएगा तो फिर हम देखें ना, ए बराबर आ गया ना क्यू आर के। तो हमें ए गिवन था ना, हमारे पास क्यू आ गया ये। तो अब आर के लिए हम एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे कि दोनों साइड पे जो है ना आपको क्यू टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू टी ए इज इक्वल टू क्यू टी ए एंड आर। तो ये क्यू जो है वो आइडेंटिटी होता है, ये हमने कई दफा देखा है। तो लिहाजा आपका आर जो है ना वो बराबर आ जाएगा क्यू टी ए के। ठीक है, तो ये रहा, ये नीचे लिखा है आर इज इक्वल टू क्यू टी ए। तो इसमें क्यू की प्रॉपर्टीज ये होती है कि अपर ट्राइंगुलर होता है और इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमने लास्ट टाइम ये बताया था कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। एक बेनिफिट्स तो ये है कि जो सिस्टम है ना, कौन सा सिस्टम, ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसके सॉल्व करने के दो तरीके पहले से पता है हमें कि एक तो ये कि इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लें, दूसरा ये कि ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, तीसरा ये है कि आप इस क्यू फैक्टराइजेशन की मदद से करें आप इसको। ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर मैंने कल लास्ट टाइम आपको थ्योरी समझा दी थी और वार्निंग भी दी थी कि ये वाला जो मेथड है ना, कौन सा वाला, चले रिपीट कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। ए एक्स इज इक्वल टू बी, हमने कहा कि हमने क्यू निकाल लिया है समथिंग लाइक दिस। हम इसको क्या करेंगे, क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट साइड, सॉरी पहले ए की जगह लिखेंगे क्यू आर। ठीक है बी, उसके बाद आपको पता है कि हम
यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जनाब, आर एक्स इज इक्वल टू क्यू इनवर्स बी। फिर हम ये लिख सकते हैं कि क्यू इनवर्स बी जो है वो क्यू टी के बराबर होता है। याद है ना, आपको याद है ना, अगर एक मैट्रिक्स ऐसी बनाए जिसके कॉलम जो है ना वो क्या हो, यूनिट वेक्टर्स हो, ठीक है ना, u1 u2 ये इसे कॉलम्स हैं, un, फिर हम इसको u कह लेते हैं, आज की तारीख में हम इसे q कह रहे हैं। तो जो qt निकलता है ना वही असल में जो है ना q इनवर्स के बराबर होता है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ये जब होता है जब आपका a जो है ना वो स्क्वायर हो। इस केस में तो आपको याद है ना, इस केस में जो हमारा जो a था, ये जो हमारा a था ये स्क्वायर नहीं है, ये 3/2 है। तो यहां तक तो सही है, यहां तक तो देखें, यहां तक तो वैसे भी टेक्निकली रॉन्ग हो गया ना, इसलिए कि जब Q भी, जितना Q का ऑर्डर है ना, जितना A का ऑर्डर है उतना ही Q का ऑर्डर होगा ना। देखें ये A का ऑर्डर है 3/2, Q का ऑर्डर क्या है 3/2, तो यहां से Q इनवर्स निकल ही नहीं सकता। तो फिर आप ये थ्योरम यूज नहीं कर सकते। तो ये थ्योरम तो उसके लिए होती है जिसमें Q क्या हो, स्क्वायर हो। तो मेरा मतलब है कि ये जो ऊपर वाली एग्जाम्पल है ना यहाँ पे फिट नहीं है। लेकिन अगर हम एक ऐसा ए लेंगे जिसका के ऑर्डर जो है वो जो स्क्वायर होगा और जिसके कॉलम जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे, तो उसकी मदद से जो आप क्यू बनाएंगे ना वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। किसको? इसका मतलब है फिर हम बजाय, अच्छा, और उसमें फिर देखें ना, आमतौर पर आप कहते हैं ना कि साहब हम ये वाला मेथड इसलिए नहीं इस्तेमाल करते, ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसलिए कि ये तो खैर आइडेंटिटी हो जाएगा ना, लेकिन फिर हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे निकालना नहीं पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ पे जो क्यू इनवर्स है ना वो प्रॉपर्टी है, किसके बराबर है, क्यू टी, और ट्रांसपोज तो बहुत आसानी से आ जाता है ना। तो कहने का मतलब इसमें वो मसला नहीं है कि आपको इनवर्स निकालना होगा, इनवर्स एक सिंबॉलिक चीज है, असल में वो क्या है, क्यू टी है। तो अब लेकिन ये जो सिस्टम है ना, अब इसमें आर एक्स वाला जो सिस्टम है ना, आर एक्स, अगर आर जो है ना अपर ट्राइंगुलर हो जैसे ये, तो इसमें ये सिस्टम आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो मैं अब आपको एक एग्जांपल कराऊंगा जो कि इस नए मेथड को लेकर चलेगी, ठीक है। तो लेट्स, चूंकि हमारे पास ये एग्जांपल नहीं दी गई है, लेकिन मैंने बेहतर समझा कि ये मैं आपको बताऊंगा, ये करनी है, ठीक है। सो लेट्स, थोड़ा सा मैं जरा इसको बड़ा कर लेते हैं, हम स्पेस ले लेते हैं, ओके। सो एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं आपके सामने और फिर उसको हम इस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसमें फैक्टराइजेशन से। ओके जी, हियर वी गो। सपोज करें कि हमने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 1, ठीक है जी। x1 प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 1, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2। इस सिस्टम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका जो a है वो देख लेते हैं क्या है, व्हाट इज ओवर a, a इज 1 1 1 माइनस 1 1 0 1 माइनस 1 1, ठीक है, ये हमारा a है। हमारा b क्या है जनाब, 1 1 2 है। अच्छा, अब ये जो वेक्टर्स हैं, पहली शर्त है कि ये होनी चाहिए इंडिपेंडेंट। तो ये हैं, आपको देख लें, कोई से भी दो जो है ले लें तो एक दूसरे का मल्टीपल नहीं होंगे, और कोई एक वेक्टर जो है वो रिमेनिंग टू का लीनियर कॉम्बिनेशन भी नहीं है। अच्छा, अगर देखें आमतौर पर ये तो आसानी से पता चल जाता है ना कि कौन किसी का मल्टीपल है या नहीं, लेकिन ये थोड़ा काम करना होता है कि इफ समथिंग इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसमें एक थोड़ा आइडिया ले लें, ज्यादा डीप ना जाएं, इसलिए कि हमें हमें जाना है
ये जो ना, ये जो तीन वेक्टर हैं ये सिंपल बेसिस फॉर्म कर रहे हैं, तो हमें बेसिस से जाना है ऑर्थोगोनल बेसिस की तरफ, ऑर्थोगोनल बेसिस, और फिर ऑर्थोगोनल के बाद हमने जाना होगा ऑर्थोनॉर्मल की तरफ। अच्छा, अगर ऑर्थोगोनल बेसिस ना बन सकी तो आप समझ जाइएगा कि ये वेक्टर्स जो है ना इंडिपेंडेंट नहीं थे, और वो कब नहीं बनेगी वो मैं आपको बताता हूं। इसका नाम हमने रखा ना x1, इस वेक्टर का नाम हमने रख दिया x1 वेक्टर, इसका नाम रख दिया हमने x2 वेक्टर, इसका नाम रख दिया x3 वेक्टर। अच्छा, इस वेक्टर को, इस ये जो वेरिएबल है ना x1 x2 x3, उससे कंफ्यूज ना कीजिएगा। मैं कुछ और भी ले सकता था, लेकिन आपको चूंकि वो पता है ना, ग्राम स्मिथ में आप यूज टू हैं कि x1 x2 की मदद से आप v1 v2 निकाल लेते हैं, और फिर v1 v2 की मदद से आप u1 u2 निकाल लेते हैं, इसलिए मैंने x1 रखा है इसको। तो जनाब पहला वेक्टर तो यही होगा ना, v1 इज इक्वल टू x1, ऑर्थोगोनल बेसिस की तरफ जा रहे हैं, विच इज 1 1 1 1 1। अच्छा, ये v1 हो गया हमारा। अच्छा, v2 जो होता है उसमें हम ये करते हैं ना कि x2 में से हम x2 का वो कंपोनेंट जो अलोंग v1 डायरेक्शन है वो निकाल देते हैं, राइट? ठीक है, तो v1 तो यही है ना 1 1 1, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 1 1 1 3 आ जाएंगे, और ये जो आपका x2 है ना, जो कि मेरे ख्याल में मुझे लिख देना चाहिए, चले वो लिख देंगे, मेरे ख्याल लिख ही दें, लिखना तो है ना। x2 जो है वो -1 1 0 है, सो -3 ये मेरा v1 है। अच्छा, और यहाँ पर जो आता है ना वो x2 डॉट v1 जाता है, तो ये हमारा x2 है और ये हमारा v1 है, तो इसका डॉट क्या आ जाएगा 0। ठीक है जी, तो इस केस में ये किसके बराबर आ गया, -1 1 0। तो आपने देखा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि v1 भी x1 के बराबर है, v2 भी x2 के बराबर है। उसका एक रीजन है ना, अगर आप गौर करें इन दोनों वेक्टरों पे, ये ऑलरेडी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, x2 और x1। तो आमतौर पर ये होता है ना कि जब हम x2 से v2 की तरफ जाते हैं तो हम कंपोनेंट निकालते हैं जो कि अलोंग x1 हो, x2 का, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, x2 तो टोटली परपेंडिकुलर है, इसलिए ये चीज आ गई। ये x2 भी किसके बराबर आ गया, v2 किसके बराबर है, अगर x2 के बराबर आ गया। अच्छा, अब हम v3 निकालते हैं। v3 जो है वो किसके बराबर होता है, x3 माइनस, यहाँ पे जो वेक्टर आता है वो वही आता है जिसको हम v1 का नाम देते हैं, 1 1 1 माइनस एक और वेक्टर आता है जिसको हम v2 का नाम देते हैं, -1 1 0। ये ग्राम स्मिथ है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो आएगा वो 3 आएगा, ये 1 1 1 का जो है ना वो डॉट प्रोडक्ट इट सेल्फ, यहाँ पर आएगा 2, -1 1 0 का अपने साथ डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा, यहाँ पे जो आएगा ना ये नंबर आपको पता है, ये x3 और 1 1 का डॉट प्रोडक्ट होगा। x3 भी लिख लेते हैं ना, x3 जो है 1 -1 और 1 है, ये मेरा x3 है, -3 1 1 1 1 1। ठीक है जी, और क्या आ जाएगा भैया, अब ये 1 1 + 1 1 - 1, तो ये 1/3 आ गया, माइनस ये आ जाएगा। हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, x3 और v2 का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा -1 -1, ये -2 आ जाएंगे। ठीक है जी, तो 1/3 आ गया, ये -2/2 आ गया, और ये ऐसे ही रहा -1 1 0। अच्छा जी, अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो यू विल डिस्कवर के मतलब ये आप कर लीजिएगा, मैं आपको एंड रिजल्ट बता देता हूँ। इसका जो एंड रिजल्ट आएगा ना वो ये आएगा, -1/3 एंड 2/3। फिर मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि अगर फ्रैक्शन आ जाए v के अंदर तो आप फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके इसको इंटीजर में चेंज कर सकते हैं, तो ये इसके बराबर हो गया, इक्विवेलेंट टू -1 ठीक है ना। तो हमारा ये v1 हो गया, ये हमारा v2 हो गया, और ये हमारा v3 हो गया। अब आप चेक करके देख लें, तीनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है,
अच्छा ये तो हो गया ना आर्थोगोनल, लेकिन हमें कहाँ जाना होता है, आर्थो नॉर्मल में। तो हमारा जब U1 होगा ना वो इसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, V1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ V1। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, V1 जो है ना इसका मॉड है √3, तो ये U1 जो है ना ये हो जाएगा 1/√3, 1/√3, 1/√3। अच्छा अब आप ये कह सकते हैं कि सर आपके पास अच्छा खासा जो V1 था वो 1 था, आपने इसको ये कर दिया, रूट डिवाइड कर दिया, थोड़ी देर पहले आपके डिनोमिनेटर में 3 था ये, तो आपने उससे मल्टीप्लाई कर दिया था। तो भाईजान जब आप आर्थोगोनल की तरफ जा रहे हैं ना, जब तो आप इंटीजर एंट्रीज मेंटेन करते हैं, लेकिन जब आप आर्थो नॉर्मल पे आते हैं ना तो आपके बस में नहीं होता। इसलिए कि आर्थो नॉर्मल का मतलब यही होता है कि टू मेक द वेक्टर यूनिट वेक्टर, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा किसी चीज से, तो उसको ना छेड़े आप, ठीक है। तो ये U1 एज इट इज रहेगा 1/√3, 1/√3, 1/√3, ये U1 आ गया। सिमिलरली अब मैं जरा क्विक करता हूँ, U2 जो है वो आपको पता है V2 को V2 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो मेरा U2 आएगा -1/√2, -1/√2, 1/√2 एंड 0, ठीक है जी, ये मेरा U2 आ गया। और जो मेरा U3 आएगा वो आएगा, U3 जो होगा मेरा -1/√6, -1/√6, दूसरा भी यही होगा -1/√6, और तीसरा हो जाएगा 2/√6। ये वाला सेट जो है ना मेरा, ये सेट है मेरा जिसको हम क्या कहते हैं, आर्थो नॉर्मल सेट। अच्छा जब आर्थो नॉर्मल सेट बन गया ना तो क्यू बना लें आप, क्यू जो होगी वो यही होगी कि यहाँ पर जो होगा ना ये U1 आएगा, इसके साथ U2 आएगा और इसके साथ U3 आएगा, ठीक है। तो ये तो आप लिख लीजिएगा सिंपली, ओके। ये जो है ना ये U1 इधर चला जाएगा, ये जो U2 है ये इधर आ जाएगा, और ये जो U3 है ये इधर आ जाएगा, Q आ गया। इसी तरीके से QT आ जाएगा। QT क्या आएगा भाई, ये पहला कॉलम जो है ना वो पहली रो बन जाएगा, तो QT जो है वही आ जाएगा, U1 ट्रांसपोज U2 ट्रांसपोज U3 ट्रांसपोज, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसकी जो पहली रो होगी ना वो होगी 1/√3, 1/√3, 1/√3, सो ऑन, ठीक है जी। उसके बाद आप R निकाल लीजिएगा। R जो है वो क्या है, QT A के बराबर होगी, ठीक है। ये काम जो है ना आप कर लीजिएगा खुद ही। तो ये चीज जो है ना वो, ये मैं आपको आंसर लिख देता हूँ, वेरीफाई कर लीजिएगा सब कुछ। 3√3 00 3/√3 है ये, 3/√3 0 0 0, 2/√2 एंड 0, और 1/√3 -2/√2 और जनाब 2/√6, ठीक है। ये आप आ गया, R आ गया। अच्छा आर की प्रॉपर्टीज याद है ना, आर की प्रॉपर्टीज ये होती है कि डायगोनल एलिमेंट सारे पॉजिटिव होते हैं, जो कि यहाँ पर हैं, 2√3 है, 2/√2 है और 2/√6 है, और डायगोनल के नीचे सब कुछ 0 होता है, ठीक है। तो ये अब आपका आर भी आ गया। अब फाइनली जो आपने जो सिस्टम सॉल्व करना है ना, अच्छा एक चीज और रह गई, QTB नहीं निकाला कहीं हमने, क्या नहीं निकाला, QTB, वो मैं यहाँ निकालता हूँ इसलिए कि मुझे नीचे जगह चाहिए सिस्टम के लिए। तो आप अगर QTB निकालेंगे ना तो सब चीजें तो मौजूद है ना आपके पास, Q ट्रांसपोज B, इसको जब आप करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि ये आ जाएगा 4/√3
4/√3 0 and then 2/√6, ठीक है जी, 2/√6, ये आपका QTB आ गया। ओके, अब आपने जो सिस्टम सॉल्व करना है ना, ये वाला सॉल्व करना है, Rx इज इक्वल टू QTB, ये सिस्टम सॉल्व करना है। तो ठीक है, कोशिश करते हैं। R की वैल्यू नजर आ रही है ना आपको, 3√3, मेरे ख्याल है मैं रो वाइज लिख लूं, फिर ये 0 है, फिर 1/√3 है, ठीक है, फिर ये बंद हो जाएगा, फिर इसके साथ आ जाएगा x1, x2, x3, और फिर यहाँ पे आ जाएगा QTB, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। QTB जो है वो किसके बराबर है भाई, 4/√3, 0 and 2/√6। ओके, अच्छा जी, इसकी जो ये यहाँ पे था डबल 0 था, यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे 2/√2 था, 2/√2। ओके जी, और ये था -2√2, -2√2, और जो नीचे आ जाएगा वो मेरा ख्याल है, इफ यू रिमेम्बर, 2/√6 था, 2/√6। अच्छा देखिए, अब इस सिस्टम को पता है किस तरह से सॉल्व करेंगे आप इसको, आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले आखिरी इक्वेशन देखें, जब आखिरी इक्वेशन देखेंगे ना, 0 टाइम्स x1, 0 टाइम x2, 2√6, x3 इज इक्वल टू 2√6 आ जाएगा, समझ गए ना। तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये मैं आखिरी इक्वेशन पिक कर रहा हूँ। कौन सी इक्वेशन पिक कर रहा हूँ, द लास्ट इक्वेशन ऑफ दिस सिस्टम। लास्ट इक्वेशन ये होगी 0 + 0 प्लस 2√2 x3, 2√2, बल्कि 2/√2, 2/√6 x3 इज इक्वल टू 2/√6, 2/√6। तो ये सिंप्लीफाई होकर जो है ना आपका x3 1 आ जाएगा। फिर आप सेकंड इक्वेशन लिखेंगे इसकी, इसी सिस्टम की, मतलब है सेकंड, थर्ड से शुरू करेंगे, फिर सेकंड आएंगे, फिर 1 आएंगे। तो सेकंड इक्वेशन अगर आप गौर करें तो वो ये है, 2/√2, 2/√2 x2, 2/√2 x2 माइनस 2/√2 x3 इक्वल 0, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे x3 की वैल्यू रखेंगे ना ऑलरेडी, तो आपको x2 भी वैल्यू आ जाएगी, जो x2 की 1 आएगा। और जब आप पहली इक्वेशन लेंगे ना, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी भाई, 3√3 x3 प्लस 0 x2 प्लस 1/√3 x3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/√3। तो उसमें जब आप वैल्यू डालेंगे ना x1 की, सॉरी x3 की, तो x1 भी 1 आ जाएगा। ओके, तो ये है जनाब, कौन सा मेथड, थ्रू फैक्टराइजेशन। आपको ये इसलिए यहाँ पे जरा डिफिकल्ट लग रहा है कि आप जो है ना बाई हैंड कर रहे हैं, और आपके पास जो मैट्रिसेस है ना उसमें रूट वगैरह इन्वॉल्व हो गया है। लेकिन इसमें मजे की जो बात है वो ये है कि इसमें इनवर्स कहीं नहीं निकालना पड़ा, ना ही हमें वो रो ऑपरेशन करने पड़े, ठीक है। तो अगर आप इसका एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखकर डाल देंगे कंप्यूटर में, तो ये ज्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है जी। तो ये हमारा एंड हो गया 6.5 का। तो हम चलते हैं 6.4 की तरफ, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड 6.4।
क्या हुआ भैया, कोई भी नहीं है कि हम लोग ही पढ़ रहे हैं बस? जी सर, एक स्टूडेंट आया था और चला गया फिर। क्या वो सर्दी लग गई उसे? चले, लेना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स गो एंड हैव ए 6.5। ओके जी, सो हियर वी गो। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ओके, ये वही थोड़ा सा रिवीजन है, कोई खास बात नहीं है। हमें हमेशा हमारी दिलचस्पी इससे रही है, किससे रही है? ए एक्स इज इक्वल टू बी के सोल्यूशन से, ठीक है। एक्स बी कैन बी सॉल्व। तो उसके लिए शर्त पता है ना आपको कि ये जो बी होता है ये कॉल ए का पार्ट होना चाहिए, तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे गौर करें, अगर सूरत हाल ऐसी है कि ये कॉल है, बी जो है वो कहीं ऊपर है, नाराज बैठा है, तो ये तो सॉल्व नहीं हो सकेगा ना। तो फिर हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसा बी निकालें जो कॉल ए में हो। बहुत सारी चॉइसेस हो सकती है ना, ये भी हो सकता है बी से क्लोजेस्ट, मतलब है ये बी वन हो गया, ये कहीं बी टू हो गया, और कहीं बी हैड हो गया। तो ये बी हैड की ये प्रॉपर्टी होती है। पहली बात तो ये, एक प्रॉपर्टी तो ये होती है कि ये वेक्टर जो बी और बी हैड को मिलाता है ये कॉल ए पे परपेंडिकुलर होता है। दूसरा ये होता है, इसी परपेंडिकुलर की वजह से अगर आप ये सारे डिस्टेंस निकालेंगे ना, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है ये सब बड़े होंगे और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। तो अब हम ये जो निकाल रहे हैं ना, ये बी डैश और ये बी डैश और सॉरी बी डैश बी वन कह लें, बी टू कह लें, तो ये अगर आप और करें, ये बेसिकली हम जो है ना इन डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। किसको? ए एक्स इज इक्वल टू बी को ही सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन ये जो बी है ना ये हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ ले रहे हैं। तो इसका मतलब है जब हम ये डिस्टेंस की बात करते हैं ना, तो ये डिस्टेंस तो बेसिकली ये हो जाता है ना, बी माइनस बी डैश या बी टू का डिस्टेंस, ठीक है। और इधर वाला जो डिस्टेंस होता है वो होता है मतलब ये डिस्टेंस तो बड़ा होगा ना ये वाला, लेकिन अगर अब आप ये वाला डिस्टेंस ले लेंगे बी माइनस बी हैड, तो ये डिस्टेंस जो है ना बी माइनस बी हैड का डिस्टेंस इसके मुकाबले में क्या होगा? लेस होगा। तो ये जो आपके पास बी डैश है ना, ये तो असल में यही हो गया ना ए एक्स, इसलिए कि आप बी डैश को यहाँ रख रहे हैं ना और इसको सॉल्व कर रहे हैं ए एक्स इजिकल टू बी डैश को, तो ये तो यही हो गया। और ये वाला जो है आपको पहले से पता है कि बी हेड जो होता है वो असल में इसका वो वर्जन होता है जिसमें आप बी को वो लेते हैं जो कि परपेंडिकुलर होता है कॉल ए पे, और जो इस सेंस में होता है कि ये डिस्टेंस इससे लेस है। तो इसमें बस यही बताया गया है कि हमें जो है ना ऐसा एक्स हेड चाहिए जिसके लिए ए एक्स हेड इज एज क्लोज एज पॉसिबल टू बी। तो ये वाली चीज जो है ना, ये वही चीज आ गई, ये ए एक्स हेड आ गया और ये बी आ गया। और ये कौन सा है? ये कौन सा बी है? एनी अदर बी। देखिए एनी अदर बी में भी तो सॉल्व भी करोगे ना, बार बार मैं जोर दे रहा हूँ कि आप इसको सॉल्व करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे,
लेकिन ये सारे B1 B2 कहाँ है, ये कॉल ए में है ना, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ना आपके पास, ये वाला डिस्टेंस, ये बिगर होगा इसके मुकाबले में। तो अब ऐसा एक्स हेड निकालना है। तो अगर आपको याद हो, हम ऐसा एक्स हेड निकाल चुके हैं। कैसे निकाल चुके हैं? हम इस सिस्टम को सॉल्व कर चुके हैं ना पहले, ठीक है, जिसमें हमने ये बी हेड निकाला था और इसका फार्मूला भी था, अगर आपको याद हो। लेकिन आज की तारीख में हम ये पसंद करेंगे कि ठीक है यार, ये चीज जो है वो फाइन, हाँ, हम ए एक्स हेड इज इक्वल टू बी हेड को सॉल्व कर लेंगे, हमें एक्स हेड मिल जाएगा, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव था। अच्छा, हमारा ऑब्जेक्टिव तो कहीं भी बी हेड नहीं था ना, तो इसका मतलब है अगर एक ऐसा मेथड मिल जाए कि जिसमें एक्स हेड आ जाए विदाउट फाइंडिंग बी हेड, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो अब जो नेक्स्ट स्लाइड आपको नजर आ रही है ना, उसमें बस हम यही काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? निकालना तो यही है हमें एक्स हेड, लेकिन बी हेड को निकाले बगैर। तो ये है ब्यूटी, राइट? तो अब हम इसकी तरफ हम चलते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड एक्स हेड विदाउट फाइंडिंग बी हेड। ठीक है, ओके। तो अगली स्लाइड भी जो है वो इसी का थोड़ा सा एक और वर्जन है, कोई नई चीज नहीं है वहां पे, लेकिन बहरहाल देख लेते हैं। ओके, ऑलराइट। कहाँ चले गए हम? ओके, राइट। देखें, अब इसमें हम ये कह रहे हैं कि साहब अगेन ज़हन में रखिएगा कि हमें इसका जो है ना, इसका सोल्यूशन चाहिए विदाउट फाइंडिंग बी हेड। ठीक है, ऑलराइट। तो हमने कहा ठीक है, मतलब बी हेड मालूम तो नहीं कर रहे, लेकिन हम कंसेप्चुअली उसको सोच तो सकते हैं ना कि ये वाला जो वेक्टर है यही तो बी हेड है ना। ठीक है, और ये अगर आपको याद हो, ये वाला जो है ना, ये हमारा बी है, और आपको याद होगा हमने इसको भी कई दफा लिखा था, इसका नाम हमने जेड रखा था। तो जेड जो है वो बेसिकली बी माइनस बी हेड है, बी माइनस बी हेड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, और ये आपको याद है कि बी हेड जो है वो इसके बराबर है। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी माइनस ए एक्स हेड, वो एक्स हेड जो भी मालूम नहीं किया। ठीक है, राइट। तो आपने वही काम किया कि आपने इसी पिक्चर का भी ये वर्जन ले लिया कि ये जो हमारा z था ना, ये भी तो z है ना, तो इस z की जगह हमने ये वाली चीज लिख दी, ये लिख दी। ठीक है, और इस b की जगह हमें पता है कि जो b हेड था वो ax हेड था, हमने ये लिख दिया। तो मतलब हम इस पिक्चर पे आ गए। अब हम क्या करेंगे, इस पिक्चर को हम लेकर जो है ना वो आगे चलेंगे। ठीक है, राइट। अच्छा, अगर आपको याद हो कि जब हमने बी हेड निकाला था ना, तो उसके लिए हमने कॉल ए जो था ना, इसके आर्थोगोनल वर्जन की तरफ गए थे हम। ठीक है, तो ये जरा ध्यान में रखिएगा, राइट। लेकिन आज की तारीख में हमने तो बी हेड तो निकालना ही नहीं है ना, कंसेप्चुअली लिख रहे हैं, लेकिन बड़ी जल्दी अब हम एक फार्मूला बनाएंगे जो कि डायरेक्टली हमें एक्स हेड देगा। डायरेक्टली का मतलब एक सिस्टम देगा जिसमें से हम एक्स हेड निकाल सकेंगे। ठीक है, राइट। तो ओके, अब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आप समझ लें, जो भी मैंने पहले भी कहा था कि हम जो कॉल ए है ना, हम इसकी आर्थोगोनल वर्जन लेंगे। क्या लेंगे? इसका आर्थोगोनल वर्जन लेंगे। मतलब इसकी बेसिस जो है ना, लेट क्या नाम दें इसको, ये जो A1 A2 A3 है, ओके, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास लेट अस सपोज, नीचे लिख देते हैं कि ये जो हमारे पास कॉल ए है,
has been written, has been converted to ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ओके जी, तो अब चलिए, अगर ऑर्थोगोनल ना भी हो तो फिर भी काम हो सकता है। उसका एक रीजन है ना, उसका रीजन ये है कि आपने ये देख लिया ना कि ये वाला जो जेंटलमैन है ना, ये कॉल ए पर जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है ना, नजर आ रहा ना, ये एंगल 90 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो वेक्टर है ना, वो कॉल ए के सारे वेक्टर्स पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यानी अगर मैं इसका पहला वेक्टर ले लूं ए, तो ए वन और बी माइनस ए एक्स हेड बी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। इसका मैं दूसरा लूंगा, उसका डॉट भी जीरो हो जाएगा, तीसरा लूंगा उसका भी जीरो हो जाएगा। तो यही चीज जो है ना उन्होंने अगली स्लाइड्स पे ली है, ठीक है। हियर वी गो, अगली स्लाइड पे उन्होंने यही काम किया। थोड़ा और ठीक है ना, पिछली स्लाइड में आपको बताया था ना कि ये जो a माइनस बी माइनस ए एक्स हेड है, वो पिक्चर भी हमने बनाई थी ना, वो समथिंग लाइक दिस थी ना, समथिंग लाइक दिस थी कि ये इधर से चला गया था, ये इधर आ गया था, और इसी का नाम जो था वो ये था b माइनस ए एक्स नॉट, और ये है कॉल ए। तो यहाँ पे सारे वेक्टर जो है ना यहाँ यहीं पर मौजूद होंगे ना इसके अंदर, तो ये और ये भी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। तो ये वही चीज आ गई कि ए बी माइनस ए एक्स हेड जो है वो कॉल ए पे परपेंडिकुलर है, लिहाजा ए वन के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में हम उसको इस तरह से लिखते हैं, याद है ना, दो तरीके होते हैं कि एक तो ये कि आप u डॉट वी लिख लें, ये सिंपल नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। दूसरा ये होता है कि आप इसका ट्रांसपोज ले लें, इसको एज इट इज रखें। तो अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, दोनों चीजें एक ही। तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। इन सब चीजों को आप वेक्टर फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये चीज आपके पास आ गई एटी दिस, ये चीज इसके बराबर हो गई। अब आपने एक काम फाइनल ये किया है कि ये जो है ना इसको आपने इस तरीके से लिख लिया। तो अब आपने इसमें गौर किया जरा, क्या मैजिक हो गया? मैजिक ये हो गया कि आपके पास जो ओरिजिनल सिस्टम था ना ए एक्स इज इक्वल टू बी, जो कि इनकंसिस्टेंट था, तो उसकी जगह हम चाहते थे कि ये वाला जो है ना आंसर आ जाए, इसको सॉल्व करने, जो कि सॉल्व हो सकता था, ठीक है। एक्स हेड लगेगा ना यहाँ पे, लेकिन हमें बी हेड नहीं निकालना था। तो अब ये चीज जो है ना वो देखें इसमें रिड्यूस हो गई है। इसमें सारा डेटा कौन सा है? वही ओरिजिनल। ओरिजिनल तो दो चीजें थी ना, एक ए था और एक बी था। सो यू हैव ए बी हेयर, यू हैव ए हेयर। जाहिर है अगर ए है तो ए ट्रांसपोज भी आ जाएगा। तो इसमें किसी बी हेड की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं नॉर्मल इक्वेशंस, ठीक है। तो अब इसका जो सोल्यूशन होंगे ना, लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन, वो इसके सोल्यूशन होंगे, ठीक है। द सेट ऑफ लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन ऑफ दिस इज द सेट ऑफ ऑल सोल्यूशंस ऑफ द नॉर्मल इक्वेशन, ऑफ द नॉर्मल इक्वेशन ATAX इज इक्वल टू ATB। तो अब बस हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर देखते हैं क्या होगा। तो इसके लिए मैं जो है ना वो आपको एक क्वेश्चन करते हैं, राइट। और ये वही क्वेश्चन होगा जो हमने पहले भी किया था, थ्रू थ्रू बी हेड किया था, ठीक है। तो लेट्स हैव ए क्वेश्चन नाउ। ओके जी, लेट मी टेल यू, हमने ये सिस्टम सॉल्व किया था। ए एक्स इज इक्वल टू, मतलब ये सिस्टम दिया हुआ था, सॉल्व तो हम नहीं कर सके थे इसलिए कि सॉल्व हो ही नहीं सकता था, ये इनकंसिस्टेंट था। 1 2 2 4 और x1
x2 इज इक्वल टू 3 2। तो ये सिस्टम जो इनकंसिस्टेंट है, इसलिए कि जो 3 2 है ना ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा ही नहीं जा सकता, कॉल ए में आ ही नहीं रहा बी, तो इसका सोल्यूशन नहीं है। तो अब लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन की तलाश में चलते हैं। नो सोल्यूशन हाउएवर लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन, लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन इज गिवन बाय ये चीज ATAX इज इक्वल टू ATB। अच्छा, कभी हम x के ऊपर हेड लगाते हैं, कभी नहीं लगाते, उसका एक रीजन है ना। देखें कंसेप्चुअली जब हम यहां आ जाते हैं ना, कहाँ आ जाते हैं लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन पे, तो हम बेसिकली x हेड ही निकाल रहे होते हैं। लेकिन लिखने में फिर ये कि वो खामखा जो है ना बार बार हेड लिखना पड़ता है, तो इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे माइंड में होता है कि नाउ वी आर फाइंडिंग x हेड। x तो निकल ही नहीं सकता, इसलिए कि सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे x लिख दिया। ऑलराइट, अब हमने, जाहिर है आप समझ रहे होंगे क्या करना है। अब हमने जो है ना ये सारी चीजें निकालनी है। कौन कौन सी चीजें निकालनी है? ATA निकाल लेते हैं भाई। A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? कॉलम को रोज में चेंज कर देंगे। ओके, एक मिनट, ये क्या हो गया? 1 2 and 2 4, इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, मजे की बात है, चेंज करने के बाद भी कोई चेंज नहीं आया, उसका एक रीजन है। ये ए जो थी ना हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी ना, तो इसीलिए कोई चेंज नहीं आया। अगर सिमेट्रिक नहीं होगी तो चेंज आएगा। ठीक है, ऑलराइट, तो इसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मेरा ख्याल है आप एग्री करेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 20 आएगा। ठीक है, ये हमारा ATA हो गया। सही है। अच्छा, एक काम और भी कर लेते हैं भाई, ATB भी निकाल लेते हैं। TB ये हो जाएगा 1 2 2 4, B जो है वो हमारा 3 2 है। ये हो जाएंगे जनाब 7 and 14। ठीक है, तो अब हमने ये वाला सिस्टम सॉल्व करना है। तो ये वाले सिस्टम सॉल्व करने का मतलब यही हुआ ना कि अब आप आगमेंटेड मैट्रिक्स ये बनेगी ATA and ATB। ये आगमेंटेड मैट्रिक्स हो गई ना, और ये हम निकाल चुके हैं। ATA निकाल चुके हैं, ये रहा ATA 5 10 10 20। हम ATB भी निकाल चुके हैं 7 14। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें, इसकी अगर हम रो ऑपरेशन करें, तो पहला काम ये करेंगे, फर्स्ट रो का ट्वाइस जो है ना सेकंड में माइनस कर दें। हो गया ना 5 10 7, इसका माइनस करोगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 2 1.4। ठीक है, ये हो जाएगा 0 0। इसका मतलब है कि हमारे पास सिस्टम सॉल्व हो गया है जनाब। x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 1.4, और ये जो मेरा x2 है ये फ्री वेरिएबल हो गया है, फ्री वेरिएबल। इसका बाद में अगर इसको x की फॉर्म में लिखना पसंद करूँ ना, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। x इज इक्वल टू, चूंकि x2 फ्री है ना, उसको तो हमने ऐसे ही लिख दिया, और x1 को फ्री की टर्म में लिखेंगे तो 1.4 माइनस 2x2 आ जाएगा। इसमें से आप कांस्टेंट टर्म बाहर ले लें, 1.4 0, और फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको गायब कर देते हैं, इसलिए कि हमें यहाँ पे जगह चाहिए ना। ओके, माइनस x2 बाहर ले लें, तो बचेगा क्या? -2 and 1। तो ये जनाब अली सोल्यूशन आ गया लीस्ट स्क्वायर का। अगर मैं 2 सोल्यूशन लिखना चाहूँ तो 2 सोल्यूशन लिख लेते हैं। x2 को 0 करेंगे
तो 1.4 एंड 0 आ जाएगा, ठीक है। और कोई और वैल्यू दे देंगे तो कुछ और आ जाएगा, ठीक है। मेरा मतलब कहने का ये है कि ये आंसर आ गया, दिस इज द आंसर वेयर x2 इज 3। अच्छा, अब इसमें खास बात ये है कि याद है हमने क्या किया, हमने ये किया है कि हमने बजाय इस सिस्टम के सॉल्व करने के, जो कि सॉल्व हो नहीं सकता था, हमने ये वाला सिस्टम सॉल्व किया, ax इज इक्वल टू बी हैड। लेकिन डायरेक्ट बी हैड नहीं निकाला है हमने, ये मेथड से किया है जो कि थ्योरम 13 पे दिया गया है। तो देखें, अब आपने गौर किया कि ये जो आपके पास लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन आया है, ये भी इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन आए हैं बिकॉज x2 इज फ्री। तो ठीक है, ये कहीं ये तो नहीं कहा गया था ना कि साहब ये जो लीस्ट स्क्वायर है इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। सिर्फ इतना कहा गया था कि अगर ओरिजिनल सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट देन यू कैन गेट एन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन बाय दिस थ्योरम 13। यू मे गेट मोर देन वन सोल्यूशन, दैट्स फाइन, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। अब एक और काम करते हैं कि ये तो क्वेश्चन पहले से भी किया हुआ था ना हमने, और इसमें दो वेरिएबल थे सिर्फ। तो हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो हमने पहले ना किया हो और जिसमें के दो से ज्यादा वेरिएबल्स हो, ठीक है जी। सो लेट्स, अच्छा वो मजे की बात है कि वो इसमें दिया नहीं गया है, मैं खुद ही नहीं दिया हुआ है, सॉरी। लेकिन उसमें क्या है, टाइपोज भी हैं बड़े, तो मैं चाहता हूँ कि उसको हम हल करें और टाइपोज में आपको बता दूं, ताकि जब आप घर में बैठे हल करें तो आपको परेशानी ना हो। ओके जी। ओके, सो हमने अगले पेज पे जाना है ना। ओके जी, ये आ गया जनाब अगला पेज। ओके, तो पहले तो मैं आपको, मतलब मेथड वही है जब हमने थोड़ी देर पहले किया था। इसको सॉल्व करना है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अगर आप गौर करें, ये जो बी है ना 1 2 3, ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। 1 2 3, कोशिश करते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन देखें। अगर आप कोशिश करें ना, तो एक तरीका तो ये ना कि आप लिखेंगे C1 202, आप लिखेंगे C2 012, यही करोगे ना भाई, 012, और फिर C1 C2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, ताकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो लिखा है ना राइट पे, C1 टाइम्स 202 एंड C2 टाइम्स दिस, ये 1 2 3 क्या है। तो सबसे पहले तो आप इसी को करोगे ना कि ये आप करोगे कि अगर मैं इसको मैच कर रहा हूँ ना 1 को, तो मेरा C1 जो है वो हाफ होना चाहिए, ठीक हो गया। अगर मैं इस 2 को मैच कर रहा हूँ तो मेरा C2 जो है वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये तो मैच हो गए 1 2, लेकिन अब अगर आखिर में आप फंस गए, इसलिए कि ये जो है ना, ये आपका 1 है और ये आपका 4 है, 5 हो गया, विच इज नॉट इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या है कि इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन तो नहीं निकल सकता ना इस सिस्टम का, लेकिन अप्रोक्सीमेट निकलेगा। तो अप्रोक्सीमेट के लिए वही काम करना है कि ये सिस्टम सॉल्व करना है। इसके लिए AT और A निकालना है। तो AT तो इन्होंने सही लिख दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये A को रॉन्ग लिख गए हैं। ये नंबर जो है ना ये 2 होगा। तो ये जरा टाइपो आप जो है ना नोट कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद 8 4 सही होगा, लेकिन ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। और उसके बाद ये सही है सरप्राइजिंगली। उसके बाद जाहिर है कि ये रॉन्ग होगा, ये 4 है और ये क्या है भाई, ये आपका 5 है, ठीक है। तो ये जो है अब यहां से लेकर हम आगे चलेंगे इसको, ठीक है। अब वही जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, इस सिस्टम का हम क्या बनाएंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो बनाएंगे, ठीक है। सो, चलते हैं आगे की तरफ चलते हैं।
ठीक। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो है मिस्टेक है ना इसमें, तो ये जो आपका 2 है ना, ये बेसिकली क्या है, ये 4 है, ठीक है, और ये बेसिकली जो है ना वो 5 है। तो जब आप इसको, ये तो पुराना कहानी है ना, जब आप इसको लेके चलेंगे तो आपके पास ये नहीं आएगा, ये आएगा 1/3 और ये आएगा 4/3। तो आपका जो आंसर आएगा ना एक्स हैड, वो ये नहीं आएगा जो लिखा हुआ है, वो आएगा 1/3 एंड 4/3। ठीक है जी, 1/3 एंड 4/3। ओके, तो दिस इज दी कहानी। अब हम इसको जो है ना, अच्छा अब ये मेथड तो हल हो गया ना, मतलब हमने इसको किस तरीके से हल किया, इसकी मदद से हल किया। अच्छा, ये कहते हैं कि अगर ये चीज जो है ना, कौन सी चीज, ये वही वाली बात है ना, अगर हम इस तरीके से हल करने की कोशिश करते थे ना पहले, ax = b, तो हमारे पास ये होता था अगर a इन्वर्टेबल है तो हम इसको इस तरीके से भी कर लेते थे, a इनवर्स ax = a इनवर्स b, तो ये आइडेंटिटी हो जाती थी, तो आंसर आता। तो इसमें भी कर सकते हैं आप, बजाय a के आपके पास ये है ना ATA, तो अगर ATA जो है वो इन्वर्टेबल है तो हम कोशिश कर सकते हैं इन्वर्स निकालने की, और वो है इसलिए कि अगर आप गौर करें, ये जो हमारा ATA है ना, वो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, विच इज 8 4 एंड 4 5, तो इसका इन्वर्स निकल सकते हैं। तो हमने वही किया कि अगर इन्वर्स है, व्हेन ATA इज इन्वर्टेबल, किया और ये आ गया। तो अब हम यहाँ से जो है ना इस मेथड से निकाल के देख लेते हैं, तो ATA इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो इसमें भी वही मिस्टेक आएगी कि ये 8 4 जो है वो 2 3 नहीं था, वो क्या था, 4 5 था। एक मिस्टेक से आपने देखा, कौन सी मिस्टेक थी, इन्होंने 1 की जगह शुरू में 2 लिख दिया था, तो उस मिस्टेक से कितने मतलब प्रॉब्लम आ गए। जाहिर है ये इन्वर्स भी सब गलत हो गया, तो ये इन्वर्स जो है वो 1/24 है, और 5 है, -4 है, -4 है, और 8 है। ठीक है जी, तो अगेन ये रॉन्ग है, ये इन्वर्स आएगा यहाँ पे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 8 से, तो अगेन ये रॉन्ग है, ये आ जाएगा /3 एंड 4/3। ठीक है जी, सो दिस इज द आंसर, राइट। ओके, अच्छा अगले पेज पे वही जो है ना वो इसको एड्रेस किया गया है, किसको एड्रेस किया है, व्हेन ATA इज इन्वर्टेबल, जो कि थ्योरम 14 है। तो मेरा ख्याल है कि हम यहीं स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह उसको देखेंगे, थ्योरम 14 को देखेंगे, और फिर उसके आगे थ्योरम जो है वो 15 भी आएगी। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा,